गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विद्रोही और राज चैप्टर के अंतर्गत 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने क्रांति के स्वरूप, क्रांति में सहयोग करने वाले अफवाह और अफवाहों को फैलाने वाले तत्व और क्रांति के कारणों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग क्रांति की असफलता के कारणों के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो 1857 की क्रांति भारतीयों के वीरता और बलिदान के बाद भी असफल हो गई और इसकी असफलता के कई कारण थे। जिस प्रकार इस क्रांति के शुरू होने के अनेकों कारण थे, उसी प्रकार से इसकी असफलता या विफलता के भी अनेकों कारण थे बच्चों। 1857 का विद्रोह अनेक कारणों से विफल हो गया और जैसा कि हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि क्रांति की योजना बनाई गई थी। एक सुनियोजित योजना के तहत 31 मई 1857 क्रांति का डेट निश्चित किया गया था, किंतु दुर्भाग्य से चर्बी लगे कारतूस के कारण यह क्रांति 10 मई 1857 को आरंभ हो गई थी बच्चों। और इस क्रांति में, जैसा कि आप सभी ने कारणों के अंतर्गत पढ़ा, कि अनेक लोगों ने अनेक उद्देश्यों को लेकर के क्रांति की। विभिन्न डेटों में क्रांतियाँ हुई और पूरे भारत में एक साथ क्रांति नहीं हुई। इसमें कई वर्गों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो ये सब विभिन्न कारण हैं जो क्रांति की असफलता के कारणों में आते हैं। पहला क्या है? असंगठित स्वरूप। किताब के अनुसार पहला टॉपिक क्या है बच्चों? असंगठित स्वरूप। यह विद्रोह असंगठित था तथा देश का बड़ा भाग इससे अछूता रहा। केवल उत्तर एवं पश्चिम भारत में ही ज़्यादातर लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। दक्षिण भारत जो है वह प्रायः शांत रहा। सिंध, राजस्थान शांत रहे। नेपाल ने अंग्रेज़ों को सहायता दी। पंजाब में भी कुछ नहीं हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः जिन जिन क्षेत्रों में फैला था उनमें से प्रमुख थे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग। यानी कि केवल 4 प्रांतों तक ही यह विद्रोह सीमित रहा। इस वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। दूसरा कारण है बच्चों सैन्य संसाधनों की कमी। तो अंग्रेजी साम्राज्य के साधन विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों के पास संचार के सशक्त साधन थे, साथ ही उनकी नौसेना सशक्त थी और उनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी। 1,12,000 यूरोपीय सैनिक संसार के भिन्न भिन्न भागों से भारत में उपस्थित हो गए थे। कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,12,000 सैनिक जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था बच्चों, वहाँ वहाँ से भारत में अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को बुला लिया था और 3,10,000 के अतिरिक्त भारतीय सेना का यहाँ पर ही गठन किया गया था। यानी कि इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो गठित भारतीय सेना थी उसकी संख्या भी कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,10,000 थी। और भारतीय सेना का यहाँ पर ही गठन किया गया था
और भारतीय विद्रोहियों के पास बंदूकें बहुत थोड़ी थी और वे प्रायः तलवारों और भालों से लड़ते थे। जैसा कि मध्यकाल में भी भारतीय शासकों के पराजय का कारण क्या हुआ था बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा है, बारूदों का प्रयोग। बाबर ने बारूदों का प्रयोग किया था, इसीलिए यहाँ के शासक हार गए थे। और यही चीज़ यहाँ भी दोहराई गई। अंग्रेज़ों ने भी क्या किया? बारूदों का प्रयोग किया और इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के तलवार और भालों से लड़ने वाले सैनिक अंग्रेज़ों के बारूदों के समक्ष नहीं टिक सके। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना आधुनिकतम हथियारों जैसे एनफील्ड राइफल से लैस थी। आजकल तो आप सभी लोग देख रहे हैं राइफल क्या होता है, उसमें एक साथ कई राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। तो इसलिए अंग्रेज सफल रहे और भारतीय विफल हो गए। और अगला टॉपिक है बच्चों, वह है अंग्रेज़ों का आधुनिकतम साधनों से युक्त होना। अंग्रेज़ों के पास क्या थे? आधुनिकतम संसाधन थे, जिसमें विद्युत तार व्यवस्था द्वारा मुख्य सेनापति विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत हो जाते थे। जैसा कि आजकल अपराधियों को पकड़ने के लिए दूरसंचार माध्यम द्वारा सुरक्षा कर्मियों को विशेष मदद मिलती है, ठीक उसी प्रकार से उस समय अंग्रेज़ों के भी दूरसंचार के माध्यम जो थे वो सशक्त थे। और विद्रोह का दमन करने के लिए एक सामूहिक योजना बनाई गई। टाइम्स ऑफ लंदन के संवाददाता ने विद्युत तार के लाभों को इन शब्दों में प्रकट किया। क्या कहा? महत्वपूर्ण भूमिका की विद्युत संचालित तार व्यवस्था के आविष्कार ने आज तक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कभी नहीं निभाई जैसी कि आज वह भारत में निभा रही है। इसके बिना मुख्य सेनापति अपनी सेना की आधी शक्ति खो बैठते। इसने तो सेनापति के दाहिने हाथ से भी अधिक सेवा की है। यानी दूरसंचार व्यवस्था के कारण, तार व्यवस्था के कारण जो है बच्चों, क्रांतिकारियों के गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती थी। इसलिए अंग्रेज आसानी से विद्रोहियों के विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। अगला है सामंतवादी स्वरूप। क्या है? सामंतवादी स्वरूप। तो 1800 सामंतवादी स्वरूप 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और बुंदेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज़ों को सहायता दी। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति को बहुत सराहा। बच्चों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपने ही देश के, उस समय हैदराबाद भी देशी रियासतों में एक सशक्त रियासत माना जाता था और ग्वालियर भी एक संपन्न रियासत था, और दोनों के ही मंत्रियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। अगला टॉपिक हमारा है संगठन और योजना की कमी। तो योजना जो है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसमें कि नाना साहब और उनके मंत्री दोनों ने पूरे भारत में चपाती और लाल गुलाब
को घुमाया था योजना के प्रतीक के रूप में, क्रांति के प्रतीक के रूप में। और 31 मई 1857 को विद्रोह की योजना बनाई गई थी। विद्रोह का गठन ठीक नहीं था। विद्रोह नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, परंतु अनुभव, संगठन क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। तो क्या हुआ था बच्चों कि सभी लोगों ने एक साथ मिल करके एक साथ कार्य नहीं किया। छापा मारने से अथवा सहसा आक्रमण करने से लुप्त स्वतंत्रता नहीं लौट सकती थी। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात जो अनेक आयोग और जांच समितियां नियुक्त की गई, उनमें से किसी को भी विद्रोह के पीछे योजनाबद्ध कार्यक्रम के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मतलब जो योजनाएं इन लोगों ने बनाई थी वह योजना इतनी सशक्त नहीं थी, इतनी संगठित नहीं थी कि ब्रिटिश शासन से टक्कर ले सके। बहादुर शाह द्वितीय के अभियोग ने तो यह भी सिद्ध कर दिया कि यह विद्रोह उसके लिए उतना ही आकस्मिक था जितना कि अंग्रेजों के लिए। अर्थात बहादुर शाह भी इस विद्रोह के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें एकाएक नेतृत्व प्रदान किया गया था और ठीक उसी प्रकार से बहादुर शाह भी अचंभित थे जिस प्रकार से अंग्रेज। तो बच्चों, इस प्रकार संगठन और योजना की कमी के कारण यह विद्रोह असफल रहा। यद्यपि हमारे सिपाहियों में, हमारे सैनिकों में वीरता की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे असफल रहे। अगला टॉपिक है उद्देश्य की अस्पष्टता। विद्रोहियों के सम्मुख विदेशी विरोध भावना के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया गया और ग्वालियर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। और इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम मतभेद समान शत्रु के सम्मुख निष्क्रिय तो हो गए परंतु समाप्त नहीं हुए थे। तब हिंदुओं और मुस्लिमों का मतभेद जारी था। कृषकों और निम्न जाति के लोगों ने कोई सक्रिय सहानुभूति नहीं दिखाई। तो इस प्रकार यह योजना विभिन्न कारणों से असफल सिद्ध हुई। अगला है कंपनी के अधिकारियों की योग्यता। और दूसरी तरफ क्या था बच्चों कि कंपनी के अधिकारी अत्यंत योग्य थे। जहां भारतीयों में योग्य नेतृत्व का अभाव था, वहीं कंपनी के कर्मचारी बहुत ही योग्य थे, जिनमें लॉरेंस, बंधु निकलसन, आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड जैसे विशेष योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त थीं। ये सब प्रतिष्ठित और अनुभवी सैनिक थे और उन्होंने आरंभिक काल में कठिनतम युद्ध लड़े और विदेश से सहायता आने तक स्थिति को संभाले रखा। तब कंपनी के पास योग्यतम नेतृत्वकर्ता थे, जबकि क्रांतिकारियों के पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह की उम्र भी बहुत अधिक थी, लगभग 72-70 के पार थे ये, और साथ ही इनके पास संसाधनों की भी कमी थी। इसलिए हमारे क्रांतिकारी असफल हुए और अंग्रेज सफल हो गए। तो एक बार फिर दोहरा देते हैं बच्चों कि किस वजह से 1857 की क्रांति असफल हुई। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह अनेक कारणों से विफल हो गया। विद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व का अभाव होना, विद्रोहियों के पास अलग अलग योजनाएं होना,
बहादुर शाह में सैनिक क्षमता और राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव होना और विद्रोह एक सीमित क्षेत्र में सिमट जाना, विद्रोह का एक सीमित क्षेत्र में सिमट करके रह जाना, इसलिए अंग्रेज इसे आसानी से दबा सके और विद्रोह का समय से पूर्व हो जाना। विद्रोह के अवसर पर अनेक देशी नरेशों और सामंतों ने अंग्रेजों को ही सहायता दी, जिनमें सिख थे। जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को कि हैदराबाद का मंत्री था, ग्वालियर का मंत्री, ग्वालियर सिंधिया की राजधानी थी ग्वालियर, तो यानी कि सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान की थी, साथ साथ सिखों का भी समर्थन प्राप्त था। और इस क्रांति में किसानों और निम्न वर्ग के लोगों ने कोई सहानुभूति या सक्रिय भूमिका का निर्वाह नहीं किया था और विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन थे, उनके पास कुशल सेना और धन की कमी थी, विद्रोहियों को पर्याप्त समर्थन का अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास साधन अधिक थे, अत्याधुनिक साधन थे और योग्य नेतृत्व था और साथ ही उनके पास संगठित योजना थी, एक उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। इस प्रकार अंग्रेज 1857 की क्रांति को, विद्रोह को दबाने में विफल हो गए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्रांति की असफलता के कारणों के विषय में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई है। हमने एक नहीं दो बार रिपीट किया है। एक बार फिर से मेन पॉइंट को दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि यह पूरा चैप्टर ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी क्रांति की असफलता के कारण को पूछा जाता है, तो कभी क्रांति के कारणों को पूछा जाता है, कभी क्रांति का परिणाम पूछा जाता है। साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्रांति के तात्कालिक कारणों पर प्रकाश डालिए, या चर्बी लगे कारतूस की घटना पर प्रकाश डालिए, या क्रांति की शुरुआत कहाँ से और क्यों हुई थी, या क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, मंगल पांडे कौन था, बैरकपुर छावनी कहाँ है, और ये मैप में भरने के लिए भी आता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसलिए हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं बच्चों, क्रांति के कारणों को हम विभिन्न भागों में बांट करके अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। सैनिक कारण में चर्बी लगे कारतूस वाली घटना आती है और साथ ही सैनिकों के साथ चर्बी लगे कारतूस की घटना तात्कालिक कारण में भी आती है। इसी वजह से चर्बी लगे कारतूस वाली घटना के कारण ही तुरंत क्रांति शुरू हो गई थी। मंगल पांडे ने आवेश में आकर के गोली चलाई थी। इसके पश्चात मेरठ के सैनिकों द्वारा बगावत करते हुए क्रांति प्रारंभ कर दी गई थी 10 मई 1857 को बच्चों। तो सैनिक क्रांति में जो टॉपिक आता है वो पहला आता है सैनिकों से भेदभाव, धार्मिक मान्यताओं पर चोट,
अफगान एवं क्रीमिया युद्धों का प्रभाव, इसके बाद है तात्कालिक कारण। इसी तरह से आर्थिक कारणों में भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना, भारत से कच्चे माल का सस्ते दामों पर विदेश का जाना, भारत से धन का विदेश जाना, कृषि पर अत्यधिक बोझ बढ़ना और शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था आर्थिक कारणों के अंतर्गत आता है। इसी तरह से धार्मिक कारणों के अंतर्गत भारत का ईसाईकरण करना, हिंदू मुस्लिम धर्मों का उपहास करना और 1850 ईस्वी का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसके अंतर्गत ये उत्तराधिकार का नियम बनाया गया था कि धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होगा, जबकि इसके पूर्व यह नियम था हिंदुओं में कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उनको उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होगा। और इसी तरह से सामाजिक कारणों में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता से भेदभाव करना और प्रशासनिक क्षेत्र में राजनीतिक कारणों में अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, मुगलों के साथ दुर्व्यवहार करना, प्रशासन में भेदभाव करना, दोषपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली, जागीरों की जब्ती आदि, ये सब जो थे ये क्रांति के कारण थे। और क्रांति की सफलता के कारण क्या थे? असंगठित स्वरूप, संसाधनों की कमी, अंग्रेज़ों का आधुनिकतम साधनों से युक्त होना, सामंतवादी स्वरूप, संगठन और योजना की कमी, उद्देश्य की भिन्नता या अस्पष्टता और कंपनी के अधिकारियों की योग्यता और विद्रोहियों के साथ सीमित साधन होना, बहादुर शाह जफर में सैनिक क्षमता और राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी आदि जो थी, ये क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण थे। अब है 1857 की क्रांति के परिणाम। तो बच्चों, 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने निर्ममता पूर्वक कुचल दिया था। क्या किया था? कुचल दिया था, यानी दबा दिया था। परंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव को हिला करके रख दिया था। ऐसा नहीं कह सकते कि यह विद्रोह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। तो बच्चों, 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई वह थी 1857 ईस्वी का विद्रोह। और यद्यपि यह विद्रोह, जैसा कि अभी हमने कहा कि असफल रहा, विफल रहा, तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। तात्कालिक यानी तुरंत जो परिणाम सामने आने वाला था, जो आया, और दूरगामी यानी लंबे समय तक जिस परिणाम का प्रभाव रहा उसे दूरगामी कहा जाता है। तो तात्कालिक और दूरगामी दोनों ही परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया। सबसे पहला परिणाम, जो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया, वह यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हुआ। यह इस क्रांति का सर्व प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, परिणाम है। क्या है परिणाम? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ होना। विद्रोह एक युग की समाप्ति एवं नए युग के आगमन का द्योतक था। इसने भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय भावना को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस विद्रोह के अनेक तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम सामने आए, जिसका
वर्णन इस प्रकार है। पहला क्या है बच्चों? ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित होना। जैसा कि अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि 1857 की क्रांति के पश्चात क्या हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट यानी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद होनी थी। अब अंग्रेजी सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए जिम्मेदार हो गई। तो पहला परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत पर सीधे ब्रिटिश शासन का आरंभ। दूसरा, राज्य विस्तार की नीति का त्याग। क्या हुआ कि राज्य विस्तार की नीति का त्याग हो गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो पढ़ा उसके द्वारा महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिया गया। अंग्रेजी प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। अगला टॉपिक क्या है? भेदभाव की समाप्ति की घोषणा। और 1858 ईस्वी की घोषणा में यानी किस घोषणा में? महारानी विक्टोरिया ने जो अपना घोषणा पत्र पढ़ा उसके अनुसार क्या कहा गया कि भारतीय प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता तथा ईमानदारी से करने के योग्य हो, हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए 1861 में भारतीय जनपद सेवा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा हुआ करेगी ताकि संस्रावित जनपद सेवा में भर्ती की जा सके। किसमें? कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस में संस्रावित जनपद सेवा। संस्रावित थोड़ा कठिन हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश क्या है? कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस में भर्ती की जा सके। यद्यपि ये सब कुछ प्रतीकात्मक ही रहा तथा भारतीयों को इसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, साथ ही भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव जारी रहा, फिर भी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की। इसके बाद है सेना का पुनर्गठन। और इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी। इसका पूर्णतया पुनर्गठन किया गया और इसका गठन विभाजन और प्रतिलोभन पर किया गया। 1861 ईस्वी की सेना सम्मिश्रित योजना के अनुसार कंपनी को यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। यूरोपीय सैनिकों को समय समय पर इंग्लैंड भेजकर उनका निरंतर नवीनीकरण किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों की
1857 से पहले की संख्या जो 40,000 थी अब 65,000 कर दी गई, और भारतीय सेना की संख्या जो पहले 2,38,000 थी अब 1,40,000 निश्चित कर दी गई, तथा भारतीयों को किसी भी प्रकार के उच्च पद से वंचित कर दिया गया। और अगला टॉपिक है भारतीयों का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व। क्या है? भारतीयों का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व। इस तथ्य का अधिकाधिक रूप में अनुभव किया गया कि इस विद्रोह का एक मूलभूत कारण शासितों और शासकों के बीच संपर्क का न होना था, और ऐसा विश्वास किया गया कि भारतीयों के विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासक भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और भ्रम दूर करने के अवसर मिल सकेंगे। इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयत्न भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। तब भारतीयों और अंग्रेज शासक एवं शासितों को साथ लाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया बच्चों? भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बनाया गया। अविश्वास का वातावरण व्याप्त होना। इस विद्रोह का सबसे बुरा परिणाम अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति गहन कटुता और दुर्भावना का विकास था। 1857 ईस्वी की क्रांति की हिंसा झेलने तथा भारतीयों को शक्ति के बल पर पराजित करने के पश्चात अंग्रेज श्रेष्ठता के भाव से भर गए थे। और अगला है नए युग का आविर्भाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने एक नए युग का अंत कर दिया, एक युग का अंत कर दिया और एक नए युग को प्रारंभ किया। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हो गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? प्रादेशिक विस्तार कर रही थी। अब ब्रिटिश सरकार ने दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया। वह क्या था बच्चों? आर्थिक शोषण। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नई चुनौती उस प्रगतिशील भारत से ही आई जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी अंग्रेजों और आधुनिक उदारवादी आदर्शों तथा मूल्यों से प्रेरित था। भले ही 1857 की क्रांति को दबा दिया गया हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सामने आए। 1857 की क्रांति के नायकों को भारतीय जनमानस ने अपने हृदय में स्थान दिया तथा उनसे राष्ट्र प्रेम व साहस की प्रेरणा ली। इन नायकों से प्रेरणा लेकर ही आने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में चापेकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन आदि क्रांतिकारियों ने भारतीय युवाओं में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना का संचार किया। तो इस प्रकार इस क्रांति ने राष्ट्रीय विचारधारा युवकों में भरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बच्चों एक बार हम फिर 1857 की क्रांति के परिणाम पर प्रकाश डाल दे रहे हैं और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। पुनः पहला क्या था? कंपनी के शासन का अंत, और कंपनी शासन का अंत 1858 के अधिनियम के माध्यम से किया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित करते हुए ब्रिटिश संसद का शासन सीधे भारत पर आरंभ हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हो गया। दूसरा, इसी के साथ मुगल शासन की समाप्ति और मुगल शासन की भी समाप्ति की घोषणा कर दी गई।
इसीलिए बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। यद्यपि 1707 से ही मुगलों की सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी थी। 1707 में औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह वैसे तो बहादुर शाह जफर था, किंतु शक्तिशाली बादशाहों का युग जो है वह औरंगजेब के साथ ही समाप्त हो गया था 1707 ईस्वी में, और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अब भी जब अंग्रेज़ों का शासन था तब भी मुगल गद्दी पर बना हुआ था। विद्रोहियों ने उसे ही अपना नेता बनाया, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, और उसी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। डलहौजी कैनिंग तो उसे भी पदच्युत करने एवं मुगल बादशाह को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। इसलिए विद्रोह की विफलता के पश्चात इसका दुष्परिणाम भी मुगलों को भुगतना पड़ा। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या दिल्ली में अंग्रेज कप्तान हडसन ने कर दी। तब उसके वंश को समाप्त कर दिया गया और स्वयं बहादुर शाह एवं उसकी बेगम को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से लाल किला ले जाया गया। उसे गद्दी से हटा दिया गया एवं रंगून, वर्मा की राजधानी रंगून है, रंगून में ले जाकर के कैद कर दिया गया। रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के साथ ही भारत में मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया। अब अंग्रेजी सरकार का शासन आरंभ हो गया। तो इस प्रकार केवल कंपनी के शासन का ही अंत नहीं हुआ बच्चों, बल्कि मुगल शासन का भी अंत हो गया 1857 की क्रांति के पश्चात। और गवर्नर जनरल की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब वह ब्रिटिश ताज के वैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। उसके कार्य पहले जैसे ही रहे, परंतु उसके पद को और अधिक गौरवशाली बना दिया गया। उसे अब वायसराय कहा जाने लगा बच्चों। इसलिए लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में वह गवर्नर जनरल था, इसीलिए उसे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उच्चाधिकारी, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, गवर्नर जनरल का पद होता था। किंतु 1858 के बाद एक नया पद गवर्नर जनरल के पद और स्थिति में परिवर्तन करते हुए उसे वायसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय भी बना। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तो कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्रदान कर दी गई। भारतीय रियासतों के संबंध निश्चित करते समय वह उसी उपाधि का व्यवहार करता था, यानी वायसराय की उपाधि का। वह ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर ही भारत में शासन करता था। उसकी सहायता के लिए भी भारत में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 5 रखी गई थी। बाद में इसमें विस्तार हुआ। परिषद के सदस्यों के रूप में विभाजित प्रधानों एवं सेनाध्यक्ष को भी स्थान दिया गया था और परिषद सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर बहुमत से कोई निर्णय कर सकती थी, लेकिन गवर्नर जनरल बहुमत को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वस्तुतः भारतीय प्रशासन से संबद्ध सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित थी और वह राज्य सचिव और इंडिया काउंसिल के निर्देश पर भारत में शासन करने लगा। ये सारे प्रशासनिक परिवर्तन औपचारिक मात्र थे, लिखित नहीं थे, बल्कि क्या थे? औपचारिक थे। अगला है जो अगला परिणाम सामने आया
हुआ था इंग्लैंड से भारत का शासन, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही। और फिर सरकारी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा कि अब साम्राज्य विस्तार की नीति समाप्त कर दी जाएगी और भारतीय प्रजा हमारी प्रजा होगी और उन्हें भारतीय साम्राज्य और यहाँ से होने वाले आय हाथ से निकलते नजर आ रही थी, इसलिए भारतीयों को संतुष्ट करने का दिखावा कर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एवं भारतीयों की एकता को नष्ट कर विद्रोह की संभावना को कम करने का उपाय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने सोचा, इसीलिए प्रलोभन दिया और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया। कभी कभी घोषणा पत्र को अलग से पूछा जाता है बच्चों, इसलिए हम महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया, जिसे भारत की साम्राज्ञी बनाया गया, तो विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया जिसमें देशी रियासतों एवं सामान्य जनता के प्रति एक निश्चित एवं दिखावे के लिए ही सही उदार नीति की घोषणा की गई। किसके लिए? दिखावे के लिए। क्यों? क्योंकि उनको, अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं अंग्रेजी शासन समाप्त न हो जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा था बच्चों। जबकि इसमें मात्र, जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को, मात्र 4 राज्य की जनता सम्मिलित थी, जबकि मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश की जनता नहीं सम्मिलित थी। विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और वो उत्तराखंड तक ही था। उत्तराखंड तो अभी गठित हुआ। कौन सा था? हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ भाग था। पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं था। और जबकि हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था बच्चों, तो भी अंग्रेज़ों को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा। तो इसलिए अंग्रेज सरकार भारतीयों को तोड़ने के लिए, भारतीय प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आगे विद्रोह न हो, इसलिए दिखावे के लिए ही घोषणा पढ़ी गई रानी की। इस घोषणा पत्र में भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण के अतिरिक्त यह बात स्पष्ट की गई कि सरकार भारत में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेगी। यानी अब साम्राज्यवादी और विस्तारवादी युग की समाप्ति हो गई, बल्कि देशी राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान एवं गौरव की सुरक्षा करेगी। तो आप आसानी से समझ सकते हो बच्चों कि देशी राजाओं को रोटी का टुकड़ा फेंक दिया गया, जैसे कुत्ते के सामने फेंक दिया जाता है, कुत्ता भौंकता है तो वो खाने में मस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से देशी रियासतों को अपनी ओर मिलाने के लिए रानी ने चाल चल दी अपने घोषणा पत्र के द्वारा। क्या कहा कि देशी राजाओं के अधिकारों में उनके सम्मान एवं गौरव की सुरक्षा करेगी। भारतीय प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार भारतीयों की प्राचीन परंपराओं, रिवाजों की अवमानना नहीं करेगी तथा सरकारी नौकरियों में जाति धर्म का भेदभाव किए बिना योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर प्रदान करेगी। इस घोषणा का देशी शासकों ने स्वागत किया। जैसा कि अंग्रेज चाहते थे वैसा ही हुआ। अब देशी शासक क्या हो गए? अंग्रेजों के पक्षधर हो गए, घोषणा पत्र का स्वागत करने लगे। इससे विद्रोह की कटुता कम हो गई और शांति व्यवस्था पुनः स्थापित होने लगी। तो बच्चों, इस प्रकार अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए पहले तो छल बल और शक्ति का सहारा लेते हुए क्रांति को दबाया और फिर कूटनीति का सहारा लेते हुए
शांति व्यवस्था पुनः स्थापित करने में अंग्रेज सरकार सफल हो गई और इस प्रकार जो है वह ये तात्कालिक परिणाम था और कुछ दूरगामी परिणाम भी शुरू में हमने बताया था कि कुछ दूरगामी और कुछ तात्कालिक परिणाम सामने आए। तो कुछ दूरगामी परिणामों में थे देशी रजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीति। देशी रजवाड़े और सामंत क्या हो गए, अंग्रेजों के पक्षधर हो गए। अंग्रेजी अधिसत्ता की स्थापना हो गई। देशी नरेशों का स्वामी भक्त बनना। देशी नरेश अंग्रेजों के स्वामी भक्त हो गए। भारतीयों को सरकारी नौकरी में स्थान मिलना, जबकि ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। अभी भी प्रजाति विभेद की पूर्ण नीति कायम रही। सेना का पुनर्गठन किया गया। पील कमीशन की सिफारिशें और 1858 में सरकार ने सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की। इसकी सिफारिशों के अनुसार सेना में भारतीयों की संख्या को घटा दी गई और यूरोपियों की संख्या को बढ़ा दी गई और सेना और तोपखाने के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को वंचित कर दिया गया। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना को दे दिया गया। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेजी सेना को सौंप दी गई। भारतीय सेना का व्यवहार मुख्यतः विदेशों में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए किया जाना था। यह पील कमीशन की सिफारिश पर किया गया। और अगला परिणाम जो दूरगामी परिणाम आया उसमें था सेना की एकता नष्ट करना। भारतीय सेना की एकता को नष्ट कर दिया गया। जातीय विभेद को बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम विभेद को बढ़ावा दिया गया और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति समाप्त कर दिया गया और विदेशों में साम्राज्यवादी विस्तार की भावना को बढ़ाया गया। जैसे अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया और इस विस्तारवादी योजना में भारतीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया गया। और विद्रोह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो सामने आए उसमें सामाजिक एकता नष्ट हो गई। भारतीयों में अभिमान का उदय हुआ। वर्ग संघर्ष तीव्र हुआ। सरकार का रूढ़िवादी दृष्टिकोण और मध्यम वर्ग द्वारा नवचेतना का प्रचार या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और भारत में आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। जैसे रेलों का विस्तार हुआ, भारत में उद्योगिकीकरण हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो दूरगामी परिणाम 1857 की क्रांति का हुआ वह यह था बच्चों कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यह तात्कालिक कारणों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या सामने आया तात्कालिक कारणों में कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश संसद का शासन प्रारंभ। उसी तरह से दूरगामी परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो सामने आया वह भारत में राष्ट्रवाद का उदय था बच्चों। तो 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, बल्कि इसके लिए सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक थी। विद्रोह के दौरान भी भारतीयों को अन्य देशों के उदार तत्वों से समर्थन मिला था, जैसे रूस से, तुर्की से, ईरान, ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन के नेता, चीन के ताइपिंग विद्रोही आदि। उससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की इच्छा बलवती होती गई और 1858 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही इस विरोध को एक निश्चित दिशा मिल गई। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस का जन्म भी हुआ।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ ही भारत में कांग्रेस का जन्म 1857 की क्रांति की ही देन है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग राज, विद्रोही और राज चैप्टर के अंतर्गत अभी तक 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, क्रांति में अफवाहों का योगदान, अफवाह फैलाने वाले तत्व, क्रांति के विभिन्न कारण, क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्रांति के नेताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।